ओके क्लास चैप्टर 3 को सेम पैटर्न में फॉलो करेंगे, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो इसके भी हम एमसीक्यूज 1 लाइनर 2 लाइनर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 4 मार्क के क्वेश्चंस हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, उनको डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। चलो, और इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, फिर नोट्स भी बना दूंगा, नहीं तो। पर बेटा टाइम इतना नहीं है, अब एग्जाम है तो इसलिए मेन जो पॉसिबल एमसीक्यूज और क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको चेक कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट किससे कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स एंड ट्रेडर्स। तो इसमें क्या आएगा, कमर्शियल बैंक्स होंगे जो कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है। अच्छा, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं किसको है, देखो सीधी सी बात है, जो कहीं ना कहीं अंडर गवर्नमेंट होता है या गवर्नमेंट ही होता है, अंडर गवर्नमेंट ट्रैकिंग जो चीज़ें आ जाती हैं वो क्या होते हैं बेटा, फॉर्मल सोर्स के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वो इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे नोट्स कौन इशू करता है, पैसे कौन छापता है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बैंकों का बैंक, द बैंक अमंग द बैंक या किंग ऑफ द बैंक जिसको बोला जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, ठीक है, इंडिया में बात करें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है बेटा उसका इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, क्या कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। हाई इंटरेस्ट रेट, क्या हाई इंटरेस्ट रेट होता है। रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या रिजर्व बैंक द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और फ्लेक्सिबल टर्म एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं फ्लेक्सिबल होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नहीं है इसमें से, इसका हिस्सा इनफॉर्मल सोर्स का, तो क्या रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इस इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को बेटा रिजर्व बैंक के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो इनफॉर्मल सोर्स के फीचर्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक। बैंक की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है वो किससे होती है, इनकम कहाँ से होती है, बैंक पैसा कैसे कमाता है। डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर के द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड बाय बोरोवर, उधार लेने वालों जिन्होंने जो लोन लिया होता है बैंक से तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक उससे पैसे कमाता है। सर्विस चार्जेस ऑन अकाउंट या गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो इसका आंसर हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड बाय बोरोवर्स। तो इसको हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था क्लास में, मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया भी था आपको, ठीक है। आई होप आपको याद हो कैसे लोन एक्टिविटी के द्वारा ही बैंक जो है जनरली पैसे कमाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी किसको कहा जाता है, गोल्ड, सिल्वर, बैंक डिपॉजिट, बार्टर सिस्टम। तो बैंक डिपॉजिट को कहा जाता है, ठीक है। बार्टर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। 1 मार्क क्वेश्चंस, डिफाइन बार्टर सिस्टम। देखो यहाँ पे आ गया, द बार्टर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस विदाउट यूजिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाइक मनी। देखो बार्टर सिस्टम किसको कहा जाता है, जैसे पुराने ज़माने में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती थी कि आपको कोई सामान चाहिए, ठीक है, और उसके बदले में आप दूसरे को वो सामान दे रहे हो और वो तब वो जो सामान आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो मनी की नीड होती है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। पहले के ज़माने में या गाँव में भी होता ही है, जैसे किसी के पास गाय है और उन्हें गाय का मिल्क चाहिए, ठीक है, तो वो आप उनको गाय का मिल्क दे दोगे और आप बदले में आपको कुछ चावल 1 किलो या 2 किलो चावल आपको दे देंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है ना, ये बार्टर सिस्टम कहलाता है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ करेंसी, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके क्लास, तो ये कोलेट्रल क्या होता है, ठीक है ना, एक ऐसा एसेट होता है बेटा जो कि बोरोवर ऑफर करता है लेंडर को एक सिक्योरिटी के लिए जब वो लोन ले रहा होता है। और अगर बोरोवर फेल हो जाता है उस लोन को चुकाने में तो लेंडर क्या होता है उस कोलेट्रल को सीज कर सकता है अपना अमाउंट को रिकवर करने के लिए। मान लो आपको 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है। आप अपने दोस्त के पास गए तो दोस्त ने बोला कि यार मैं तेरे को पैसे तो दे दूंगा लेकिन बदले में तुझे कोई चीज़ मुझे गिरवी रखनी पड़ेगी, मेरे को देनी पड़ेगी। तो उसने बोला कि मेरे पास मेरा फ़ोन है जिसकी वैल्यू मैंने 15,000 का लिया था लेकिन अभी 4-6 महीने हुए हैं तो मैं तेरे को गिरवी रख रहा हूँ। अब इन केस अगर इसको ये आपको पैसे तो दे रहा है लेकिन अगर आप पैसे रिटर्न नहीं कर पाए तो ये आपका ये जो फ़ोन है इसको रख लेगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा कोलेट्रल हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेम एनी 2 इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। 2 इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बता दो, एक क्या है मनी लेंडर और एक है रिलेटिव। सीधी सी बात है, मनी लेंडर जो पैसे उधार दे देते हैं, ठीक है, और रिलेटिव्स तो हम जिससे मांग लेते हैं। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्योंकि यहाँ पे बैंक वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, सीधी सी बात, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, ठीक है। वट डज एस एच जी स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट में एस एच जी क्या स्टैंड करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। जो सहकारी संस्थाएं भी होती हैं वो भी इसी का ही कहीं ना कहीं पार्ट होती है लेकिन उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। वाई इज मनी कंसिडर्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है। मनी फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मेकिंग ट्रेड मोर इफिशिएंट। पैसा क्या करता है, पैसे की जो ट्रांजेक्शन होती है वो एलिमिनेट कर देती हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि दो व्यक्ति हैं कोई, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है इसको समझो। देखो
कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनको कोई सामान चाहिए, ठीक है, लेकिन इस सामान का एक प्राइस रखा गया। अगर इस सामान कोई प्राइस ना होता इसका, तो ये कहता कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो चीज़ तो एक ही है, कोई एक ही लेके जा सकता था। मनी क्या करता है, इसका प्राइस निर्धारित करता। अब जो व्यक्ति को ये सामान चाहिए ना, तो वो इसका प्राइस देगा, ठीक है। अब आप कहोगे दोनों ही तो प्राइस दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किसके पास मतलब वो वस्तु का जो प्राइस है उतना पैसा है, ठीक है। हो सकता है कि वो वस्तु अगर एक ही है तो वैल्यूबल तो होगी, अगर वैल्यूबल नहीं होती तो दो होती, तब दोनों अलग अलग खरीद लेते, ठीक है ना। समझ रहे हो, यानी कि अगर कोई एक वस्तु है, उसके खरीदार दो हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसकी जो प्राइसिंग होगी, वैल्यू होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और जो ज़्यादा पैसा देगा वो उसको रख लेगा। तो मनी क्या करता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को एलिमिनेट कर देता है। तो मनी क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को, ठीक है, और ट्रेड को मोर इफिशिएंट बना देता है। ओके क्लास, अब क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं, इनको चेक करिए। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को डिफरेंस वाइज आपको बताना है, ठीक है। देखो, ये तो हमने अभी वैसे ऊपर भी कर लिया था, पर चलो एक बार दोबारा देख लो। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट सच एज बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना, आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑफर लोन एट स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेस्ट रेट विद लीगल documentations, ठीक है। इनफॉर्मल सोर्स लाइक मनी लेंडर, फ्रेंड एंड unregular often charge higher interest rate and may have flexible आर्बिट्री टर्म्स। तो क्या हुआ इसका मतलब कि फॉर्मल सोर्स बेटा क्रेडिट के वो होते हैं जहाँ पे बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाएंगी या कोऑपरेटिव्स आ जाएंगे, और ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टैंडर्ड रूल होगा जो इंटरेस्ट रेट का, उसको फॉलो करेंगे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा। और इनफॉर्मल सोर्स में क्या होगा, जैसे मनी लेंडर होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हो सकता है या तो ना लें आपसे लोन, सॉरी इंटरेस्ट रेट, या फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, ठीक है, और वो डिपेंड करता है उनके फ्लेक्सिबिलिटी और आर्बिट्रेरी टर्म्स पे, ठीक है। दोस्त है तो पैसे तो बोलेगा कि चल रख ले, क्या वो करना, ठीक है, लेकिन अगर बार्टर सिस्टम करो तो शायद आपका सामान ही जब्त हो जाए। और अगर जान पहचान वाले किसी और से है ना, कुछ भी आप फाइनेंस करवाते हो, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हाई हो जाए और आपका नुकसान हो जाए, ठीक है। वाई डू लेंडर्स डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन। जो लेंडर्स होते हैं वो कोलेट्रल की डिमांड क्यों करते हैं लोन देते टाइम, ठीक है, कि कोई भी जो लैंडर्स है आपका, अगर बेटा वो आपको पैसे उधार दे रहा है, लोन दे रहा है आपको, लेकिन वो बदले में हमेशा चाहता है कि उसका पैसा जो उसने आपको दिया है वो डूबे ना, एट द एंड मतलब आपको वो पैसा तो लौटाना ही है, लेकिन अगर नहीं लौटा पाए तो उस केस में उसके पास कुछ तो आपकी ऐसी संपत्ति होनी चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको बेच के वो अपना पैसा वसूल कर ले, या जितना लोन उसने आपको दिया हुआ है, जो पैसा उसने दिया हुआ है, उतने की उसकी मतलब वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसलिए कोलेट्रल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक लैंडर के लिए, ठीक है ना। अगला देखिए, एक्सप्लेन द टर्म डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, ठीक है। अ डेब्ट ट्रैप occur when a borrower is unable to repay loan and meet the obligations, take another loan, leading the cycle of increasing debt and interest obligations, making it difficult to escape। देखो क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति लोन लेता है, मान लो कोई पर्सन ए है जो लोन लेता है, और जब वो इस लोन को नहीं चुका पा रहा होता है इस बैंक का, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, दूसरी जगह पे भी दोबारा लोन के लिए अप्लाई कर लेता है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बैंक के सिस्टम बड़े ये हो गए हैं कि स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि पता चल जाता है कि लोन लिया है कि नहीं लिया है, बट इन केस अगर ये सक्सेस हो जाता है यहाँ से भी लोन लेने में, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका कर्जा देने के लिए इसने यहाँ से लोन लिया, और फिर यहाँ पे जो लोन लिया है उसके लिए उसे फिर किसी और से जो है लोन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमेशा जो है लोन में ही मतलब कर्जे में ही रहेगा, और क्या होगा, इस चीज़ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसको डेब्ट ट्रैप कहते हैं, ठीक है, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट रोल डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई प्ले इन द मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसमें क्या किरदार निभाता है, ठीक है। आरबीआई रेगुलेट द इशू एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज, ओवरसीज मॉनेटरी पॉलिसीज एंड सुपरवाइज द बैंकिंग सेक्टर टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो बेटा क्या होता है, मॉनेटरी सिस्टम का पहले मतलब समझ लो कि एक होता है कि देख के चलना, यानी कि क्या बोलते हैं कि सब कुछ अपने अंडर में लेके, ठीक है, यह आपका आरबीआई, और यहाँ से वो सारे बैंक का नियंत्रण कर रहा है, करेंसी को देख रहा है, करेंसी को बना रहा है, हर चीज़ को चेक कर रहा है। तो ये इसकी एक मॉनिटरी हो गई कि यहाँ से ये सब कुछ देख रेख कर रहा है। भाई हम क्लास में आपको मॉनिटर बनाते हैं ना बेटा, बस वहीं से कंपेयर कर लो। क्लास का मॉनिटर तो होता ही आप में से एक है, लेकिन वो क्या करता है, सारी क्लास को गाइड कर रहा होता है कि टीचर आए कि नहीं आए, या क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। सेम वही यहाँ पे आरबीआई एक मॉनिटरी सिस्टम प्ले करता है, लेकिन किसके लिए, अब वो किसकी देख रेख कर रहा है, मतलब आरबीआई किसको देख रहा है, तो वो देख रहा है बेटा क्या चीज़, जो करेंसी की सप्लाई है, ठीक है ना, वो सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, करेंसी छप रही है तो
सही से छप रही कि नहीं छप रही है, ठीक है, वो चीज़ें। मैनेज फॉरेन एक्सचेंज से जो पैसा आ रहा है जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और सुपरवाइज द बैंकिंग सेक्टर टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और बैंकिंग सेक्टर को सुपरवाइज भी करता है, ठीक है ना, मतलब उनको दिशा निर्देश देता है ताकि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है हर बैंक की वो क्या रहे, सही तरीके से बनी रहे, ठीक है ना। कोई भी बैंक हो, उस बैंक की जो स्थिति है, मतलब वो कहीं बैंक दिवालिया ना कर दे, बैंक का ओनर खुद को दिवालिया घोषित ना कर दे, या बैंक जो है गवर्नमेंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता रहे, ठीक है। हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS बेनिफिट रूरल बोरोवर, जो रूरल बोरोवर होते हैं उनको SHG जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इनको कैसे हेल्प करता है। देखो, SHGS प्रोवाइड मेंबर्स विद एक्सेस टू क्रेडिट एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, ये लोगों को क्रेडिट देते हैं, पैसे देते हैं, जिसमें एक एक्सेसिबल क्या होता है, मतलब आसान सा इंटरेस्ट रेट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब छोटा मोटा अमाउंट होगा, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है, ठीक है। इनकरेज सेविंग के लिए इनकरेज करते हैं। एम्पावर इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को मतलब एम्पावर करने के लिए कहते हैं, स्पेशली वुमेन्स को ये टारगेट करते हैं। बाई प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सेल्फ रिलायंस, खुद को मतलब फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग बनाने के लिए, और सेल्फ रिलायंस मतलब कि खुद को जो है वो करना है, क्या आगे लेके आना है समाज में, कि खुद की स्टेबिलिटी बनानी है, इसलिए खुद को मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 अब देखो 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो होता है ना, जो हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर पे, कि इसके ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सचेंज ये करता है, ठीक है ना, पता है ना आपको, मनी की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस जो चाहिए इमीडिएट उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, विदाउट द नीड फॉर मनी, ठीक है। सिंपलिसिटी, यूजफुल इन सिंपल इकोनॉमिक विद लिमिटेड गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज देख लो, ठीक है। डबल क्वेश्चन ऑफ वांट, बोथ पार्टीज मस्ट हैव म्यूचुअली डिसाइड गुड्स एंड सर्विस, दोनों पार्टीज को जो भी सामान चाहिए होगा सेवा, उनको म्यूचुअली डिसाइड करना पड़ेगा हमें क्या चाहिए। डबल क्वेश्चन ऑफ वांट्स है, ठीक है, हो सकता है दोनों को सेम चीज़ें भी चाहिए हो, ठीक है। इंडिविजिबिलिटी, डिफिकल्टी टू डिवाइड गुड्स टू मैच द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज आइटम। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, कोई सामान है, मान लो एक पानी की बोतल है, और बदले में जो है एक पेप्सी की बोतल का अगर एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि पानी की बोतल सस्ती हो सकती है और पेप्सी हो सकती है महंगी हो, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये कहना मुश्किल होगा कि किसकी वैल्यू अधिक है किसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजिबिलिटी आ जाती है, डिफिकल्टी टू डिवाइडिंग गुड्स टू मैच द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज आइटम्स, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा लैक ऑफ कॉमन मीजर वैल्यू, नो स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कि कोई भी जो है कॉमन मीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि डिटरमाइन करने के लिए कि किसी गुड्स और सर्विस की रिलेटिव वैल्यू कितनी है, ठीक है। स्टोरेज इश्यूज, ठीक है। अब स्टोरेज इश्यूज क्या है, सम गुड्स आर पेजेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर एक्सचेंज, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि मतलब अधिक समय तक रखें तो वो मतलब खराब हो सकते हैं, उन्हें पेजेबल ही कहते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादातर उनको रख नहीं सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट स्टोर फॉर द फ्यूचर एक्सचेंज, ठीक है, एक टाइम के बाद वो यूज़ नहीं होंगे। एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ मनी हैज़ ओवरकम लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, कैसे जो मनी है उसका यूज़ जो है बार्टर सिस्टम से ओवरकम हो गया है, ठीक है ना, बाहर निकल के आ गया है, ठीक है ना, इसकी जो लिमिटेशन। आंसर मनी एड्रेस बार्टर सिस्टम लिमिटेशन। अब इसका आंसर देख लो क्या है, मनी एड्रेस बार्टर सिस्टम लिमिटेशन, ठीक है। एलिमिनेटिंग डबल क्वेश्चन वन, मनी सर्व अ कॉमन मीडियम फैसिलिटिंग ट्रांजेक्शन विदाउट द नीड फॉर म्यूचुअल वांट्स। यहाँ पे मनी क्या करता है ना, ट्रांजेक्शन कर देता है किसी भी सामान के बदले पैसे, ठीक है। और यहाँ पे कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप जान पहचान हो तो तभी आप कोई सामान किसी से पहुंचा सकते हो कहीं भी और कोई सामान उससे ले सकते हो। पैसा दो और सामान खरीदो, सामान को पहुंचाओ, सीधी सी बात है, मतलब पैसा फेंक तमाशा देख, वो बात है ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। और प्रोवाइड अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, हर एक चीज़ को ना एक कॉमन वैल्यू दे देता है। स्टैंडर्डाइज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो भी सामान है जो भी सेवा है उसको स्टैंडर्डाइज कर देता है, ठीक है। सिंप्लीफाइंग प्राइसिंग एंड कंपैरिजन, और हर एक वस्तु का जब प्राइसिंग होगा उसका कंपैरिजन क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगी। एक टी शर्ट है, मान लो कोई लोकल टी शर्ट है, लोकल ब्रांड है, उसकी कीमत है 400 रुपये, ठीक है। और वहीं पे एक बड़ा तगड़ा ब्रांड है जिसकी कीमत है 4000 रुपये, ठीक है ना। तो अब आपको अगर 4000 रुपये की टी शर्ट को कहीं भिजवाना होगा तो आप सिंपली क्या करोगे, कोई भी अननोन व्यक्ति है उसके थ्रू भी भिजवा सकते हो, क्योंकि भाई आपने क्या है, पेमेंट ही तो देनी है, और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट ही देनी है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू को इसने क्या कर दिया, क्या बता दिया है सामने, तो मनी ने क्या कर दिया, इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो डिविजिबिलिटी, मनी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, पैसे को हम छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं, अलाउइंग प्राइसिंग ट्रांजेक्शन के लिए। कैन बी सेव्ड यूज इन फ्यूचर विदाउट डिटोरेशंस, पैसे को हम बचा के रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं भविष्य के लिए, बस नोटबंदी ना आ जाए, डिमोनेटाइजेशन ना हो जाए। बोरोइंग एंड लैंडिंग, जो बोरोइंग के लिए पैसा दे सकते हैं, लैंडिंग के लिए देनदार दे सकता है, लेनदार ले सकता है पैसे को, ठीक है, ये चीज़ है। तो बेटा ये था इस चैप्टर का होल एंड सोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू मी। अब इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए पेपर में कुछ भी, बाकी कुछ चीज़ समझना है तो कमेंट करके बताना, और बाकी इसके बाद का चैप्टर हम आगे देखेंगे।